हम न्यू यूनिट स्टार्ट करें विच इज़ वायरोलॉजी। पहली वायरस जो हम करेंगे डेट इज़ पोलियो वायरस। हमने सुनी हुई है क्योंकि छोटे होते हमने ये ड्रॉप्स ली हुई हैं, पोलियो वायरस वाली वैक्सीन ली हुई है मतलब कि। तो सबसे पहले जब ये कोई वायरस वाला क्वेश्चन आएगा तो जो भी जब तुमने आंसर लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने ही करने हैं पहले वो देख लो। सबसे पहले अगर पोलियो वायरस आई है तो उसकी इंट्रोडक्शन, फिर उस वायरस की मॉर्फोलॉजी बतानी है कि वो कैसे किया है, कौन सा आरएनए है, डीएनए है, क्या है। उसके बाद वो वायरस डिसीज कॉज कौन सी कर रही है, फिर उस डिसीज की पैथोजेनिसिटी, उस डिसीज के साइन एंड सिम्टम, उस डिसीज को डायग्नोस कैसे करेंगे, उस डिसीज के लिए ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, लास्ट में वैक्सीन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी वायरस आ जाए एग्जाम में ये वाले पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। सबसे पहले पोलियो वायरस की इंट्रोडक्शन। तो मैं तुम्हें बता दूं जो पोलियो वायरस होती है ना, ये यंग चिल्ड्रन को मोस्टली ये यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है जो कि अंडर 5 ईयर ओल्ड एज के होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अडल्ट को अफेक्ट ही नहीं करती, बट बहुत रेयर चांसेस है किसी अडल्ट पर्सन को अफेक्ट करे, वो भी उन केसेस में अगर वो अडल्ट पर्सन अनवैक्सीनेटेड है। अदरवाइज ये इसको हम चाइल्डहुड डिसीज ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए, हमने इतना सुना है पोलियो वायरस के बारे में, तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है, हमें कैसे आ जाती है। ये कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या कोई पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट के थ्रू नहीं आ रही, ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इनटेक के कारण आती है। ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक के कारण जो ये वायरस ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अब ये वायरस अटैक किसको करती है, नर्वस सिस्टम को अटैक करती है एंड इट विल कॉज पैरालिसिस। ठीक है, इसके अगेंस्ट अब वर्ल्ड वाइड वैक्सीन आ चुकी हैं एंड वैक्सीन आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द डिसीज। बस इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है। उसके बाद इस वायरस की मॉर्फोलॉजी, जितनी भी हमने वायरस आगे कवर करनी है ना, सब में सेम चीज़ है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, कोई एनवेलॉप इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसके पास कैप्सिड प्रेजेंट होता है। कैप्सिड क्या होता है, आउटर प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटीन की बनी हुई प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, दैट इज नॉन एज कैप्सिड, जो कि 4 वायरल प्रोटीन्स का बना होता है। एंड पोलियो वायरस 3 सीरोटाइप्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब 3 स्ट्रेन्स में एग्जिस्ट करती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। अब डिसीज कौन सी कॉज करती है, पोलियो, जिसका पूरा नाम क्या है, पोलियो माइलाइटिस। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाती है पोलियो के केस में। इस डिसीज की पैथोजेनिसिटी समझो। पोलियो वायरस ना, देखो जब पोलियो वायरस एक पर्सन के अंदर आ रही है तो दो चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो असिम्टोमेटिक ही रहे या वो सिम्टोमेटिक हो जाए। 95% केसेस में क्या होता है कि वो डिजीज असिम्टोमेटिक रहती है, कोई सिम्टम्स बाहर नहीं आते, बट इन 5% केसेस सिम्टम्स आते हैं पोलियो वायरस के। अब अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो सिम्टम दो तरीके के हो सकते हैं, पैरालिटिक सिम्टम्स या नॉन पैरालिटिक सिम्टम्स। सबसे पहले हम ना नॉन पैरालिटिक पोलियो की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, पहले मैंने तुम्हें बताया फीकल ओरल रूट के थ्रू ये वायरस आती है, तो ये फीकल ओरल रूट के थ्रू वायरस आ गई। सबसे पहले ये कहाँ गई, ओरोफेरेंक्स में, राइट। सबसे पहला पार्ट तो ओरोफेरेंक्स है ना, वहां पर जाके ये क्या करेगी, मल्टीप्लीकेशन करनी स्टार्ट कर देगी। फीकल ओरल रूट के थ्रू गई ओरोफेरेंक्स में, वहां पर इसने मल्टीप्लाई किया। जब ये वहां पर मल्टीप्लाई करेगी तो तब सिम्टम्स कौन से आएंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर, सोर थ्रोट, ये वाले जो सिम्टम्स आते हैं ना, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, वायरस कैन बी नाउ इन दिस केस, जब किसी को नॉन पैरालिटिक पोलियो है तो उस केस में ड्रॉपलेट्स के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, गई तो फीकल ओरल रूट के थ्रू है, पर अब पर्सन के क्योंकि ओरोफेरिंक्स में ये मल्टीप्लाई किया है तो अब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगी। सेकंड केस देखो, पैरालिटिक पोलियो, इस केस में भी सेम चीज है। सबसे पहले फीकल ओरल रूट के थ्रू ओरोफेरिंक्स में गई, फिर ओरोफेरिंक्स से अब आगे ये चले गई जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में जाकर फूड के साथ ये भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। ब्लड स्ट्रीम में जब ये गई, ये सीधा नर्वस सिस्टम में जाएगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगी, उनके मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगी एंड कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर एंड पैरालिसिस। क्लियर है, दिस वॉज द होल मैकेनिज्म और पैथोजेनिसिटी ऑफ पोलियो वायरस। टाइप्स ऑफ पोलियो, अब पोलियो 3 तरह का है, बल्बर पोलियो, स्पाइनल पोलियो, बल्बो स्पाइनल पोलियो। नाम इजी है। जो बल्बर पोलियो होता है ना, ये हमारे जो ब्रेन स्टेम का बल्बर रीजन होता है उसको अफेक्ट करता है, जो दैट बेसिकली ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को अफेक्ट करता है। तो वो जो एरिया होता है ना बल्बर रीजन, वो ये वाले जो ये वाली सिस्टम्स होते हैं ना, इनको ही वो कंट्रोल करता है, लाइक टेस्ट को, साइट को, ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग। अब जिसको बल्बर पोलियो हो गया, वो रीजन अफेक्ट हो गया, तो उसमें ये वाली जो कंडीशंस हैं ये प्रॉपर होगी नहीं, मे बी उसको टेस्ट नहीं आएगा, दिखने में प्रॉब्लम होगी, ब्लाइंड ही हो सकता है, ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग डिफिकल्टीज आ जाएंगे। स्पाइनल पोलियो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा। बल्बो स्पाइनल, बोथ सिम्टम्स, ये वाले सिम्टम्स भी आएंगे एंड ये स्पाइनल कॉर्ड अगर अफेक्ट हो रही है तो मतलब पैरालिसिस होगा, तो ये भी सिम्टम्स आएंगे बल्बो स्पाइनल के केस में। साइन एंड सिम्टम्स, नॉन पैरा, वैसे तो मैंने पैथोजेनिसिटी में तुम्हें बता दिए। नॉन पैरालिटिक पोलियो में मैंने क्या था, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फटीग, स्टिफनेस इन नेक, बैक और लिम्स। एंड पैरालिटिक पोलियो में क्या होगा, मसल वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग डिफिकल्टी, क्योंकि नेक एंड फेरिंग्स की मसल्स भी तो वीक हो जाएंगी ना, मसल पेन और स्टिफनेस, परमानेंट मसल डिफॉर्मिटीज।
लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले क्योंकि ये आरएनए वायरस है तो हम पीसीआर परफॉर्म नहीं करते क्योंकि पीसीआर डीएनए वायरस को डिटेक्ट करता है, हम करवाएंगे आरटी-पीसीआर। दूसरा हम क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करवा लेंगे, वहाँ पर भी तो हमें वायरल आरएनए मिल जाएगा ना। वायरस आइसोलेशन, माइक्रोस्कोपिक एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट लाइक अलाइसा, ये हम लैब डायग्नोसिस के लिए करवा सकते हैं। फिर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, बस एक प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स ले सकते हैं जो कि होती है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स कौन सी? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स एंड ओरल पोलियो वैक्सीन्स। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। सो इट इज अ मास वैक्सीनेशन कैंपेन विच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम कंट्री। अब इसके अंदर पता क्या है कि हमने जो अंडर 5 ईयर ओल्ड वाले बच्चों को ये मोस्टली होता है ना, तो हमने यहाँ पर पोलियो वैक्सीन देनी होती है। कौन कौन से टाइम पीरियड पे? सबसे पहले एट बर्थ, उसके बाद जब बच्चा 6 हफ्तों का हो जाएगा, देन आफ्टर 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पर। ये तुम टाइम पीरियड याद रख लो कि कौन कौन सी एज पे हम ये ओरल पोलियो वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम फ्लू है। अब इससे तुम्हें पता, ये वाले पॉइंट्स तो तुम सारे के सारे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये वाले पॉइंट्स आंसर में राइट डाउन करने ही करने हैं। तो देखो मैं कह रही थी कि इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम है फ्लू, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। तो अब इसको समझो, इसकी इंट्रोडक्शन में तुम क्या लिखोगे? जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जैसे कि नोज को, थ्रोट को, लंग्स को। तो ये फैलती भी कैसे होगी? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करेगा तो तभी ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट होती हैं। जो फ्लू होता है, तुम्हें पता, हमने सुना है कि फ्लू सबसे ज़्यादा कब कॉमन होता है? जब विंटर्स होती हैं। सो ये सीजनल आउटब्रेक्स इसकी होती है, स्पेशली इन विंटर। जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, जो इन्फ्लुएंजा है, इट इज कॉज्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी एंड सी। सबसे ज़्यादा सिवियर फॉर्म कौन सा कॉज करती है? ए वाली, इन्फ्लुएंजा वायरस ए। दिस इज द इंट्रोडक्शन। फिर मॉर्फोलॉजी तुम इस पिक्चर से याद रखो कि एक स्फेरिकल है, ये एनवेलप्ड होता है। जो पहले वाली वायरस पढ़ी थी हमने, उसमें भी सेम चीज़ें पढ़ी थी कि वो भी एनवेलप थी, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, उसके पास भी कैप्सिड था, मतलब एक प्रोटीन लेयर थी। एंड ये स्फेरिकल है। एक और बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसके पास 2 तरीके की प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, ये देखो, एक रेड वाली एंड एक ब्लू वाली, 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शंस। ये इतनी मॉर्फोलॉजी काफी है। अब ये डिसीज कौन सी कॉज कर रही है? इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा डिसीज कॉज करती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्लू। अब इसकी पैथोजेनिसिटी, तो अगर एक अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस हुई है, तो वो कफ या स्नीज करेगा तो तब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये दूसरे पर्सन में चले जाएगी। तब ये वायरस क्या करती है? ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज, थ्रोट, लंग्स, वहाँ पर जो सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड सेल्स मतलब वो सेल्स जिनके ऊपर सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सीलिया, उन सिलिएटेड सेल्स पर ये वायरस जाकर अटैच हो जाती है। जब ये अटैच होगी तो जो म्यूकस लेयर होगी वहाँ पर, उसको ये हाइड्रोलाइज, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, सिलिएटेड सेल्स एंड म्यूकस लेयर, ये दोनों ही हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थे, क्योंकि दोनों ही आगे कोई बैक्टीरिया या कोई और फॉरेन बॉडी को इन्होंने वहां पर रोकना था, म्यूकस ने एंड सिलिएटेड सेल्स ने वहां पर उनको ट्रैप करके। पर इन दोनों को तो इस वायरस ने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है ना, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया है, इस पे वो बाइंड हो रही है, जिसके कारण क्या होगा? ये वाले जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ये वाले पार्ट्स है, नोज, थ्रोट, लंग्स, ये अफेक्टेड हो जाएंगे। तो सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स ही आएंगे, जैसे कि सोर थ्रोट, बॉडी एक, हेडेक, फीवर, चिल्स एंड रनी नोज। जिसके कारण अब देखो, जो हमारे मेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स अफेक्टेड हो गए, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस तो ऑब्वियस सी बात है आएगी। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड राइस डिसीज। पहले इधर देखो, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन तो ये खुद कर रहा है ना, सेकेंडरी मतलब अब इसके कारण दूसरी हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स जो कि म्यूकस लेयर एंड सिलिएटेड सेल्स है वो डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। राइस डिसीज क्या होती है? ये एक सीरियस बट रेयर डिसऑर्डर है, ये होता है छोटे बच्चों को है, टीनेजर्स को, या बिल्कुल जो इन्फेंट्स होते हैं उनके केस में होता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है? ब्रेन एंड जो लिवर होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन की स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, विच गिव्स सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग होती है, कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड इन रेयर केसेस कोमा। तो दिस इज राइस डिसीज। ये कॉम्प्लिकेशन किसकी है? इन्फ्लुएंजा की। ठीक है क्या? ये एक रेयर डिसऑर्डर है, छोटे बच्चों में ये होता है, ब्रेन एंड लिवर अफेक्टेड हो जाते हैं। सिम्टम्स कौन से थे? वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड कोमा। साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे वो हमने उसी में ही देख लिए, पैथोजेनिसिटी में फ्लू वाले सिम्टम्स सारे आएंगे। यहाँ अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आगे कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंगली फिर फर्दर सिम्टम्स आएंगे। फिर लैब डायग्नोसिस, अगेन आरएनए वायरस है तो आरटी-पीसीआर करवाएंगे, इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये परफॉर्म कराएंगे। वायरल कल्चर एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है कि हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, जिसमें हमें
कि हमें लग रहा है कि इसमें वायरल एंटीजेंस प्रेजेंट है, मतलब पर्सन को वायरल इन्फेक्शन थी, है ना। तो हम उस सैंपल कंटेनिंग वायरल एंटीजेंस में क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट टैग्ड जो एंटीबॉडीज़ होंगी, फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को उस सैंपल में मिक्स कर देंगे। फिर जब अगर तब क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। अगर एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो जो हमने एंटीबॉडी डाली है वो दोनों कंबाइन करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देंगे ना, तो जब वो रिएक्शन होगी तो फ्लोरोसेंस होगी, फ्लोरोसेंस अपेयर होगी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पता चल जाएगा कि उसमें वायरस एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब पर्सन को वायरल इन्फेक्शन थी। दिस इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंटीवायरल ड्रग्स लाइक, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ओसेल्टामिविर, ज़ैनामिविर एंड पैरामिविर। वैक्सीन्स लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन एंड लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, these are the vaccines and these are the antiviral drugs. अब हम नेक्स्ट करते हैं स्वाइन फ्लू वायरस। ये भी सेम है जैसे अभी हमने इन्फ्लुएंजा वायरस किया, बट द डिफरेंस इज कौन सा स्ट्रेन ये वायरस कॉज करता है। अगर ये H1N1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज कर रहा है देन दैट इज नोन एज स्वाइन फ्लू वायरस। क्लियर है। इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसीज ही है। कौन सी, इन्फ्लुएंजा वायरस का H1N1 स्ट्रेन जब कॉज करता है देन दैट इज नोन एज स्वाइन फ्लू। ठीक है। एंड ये बेसिकली जो ये वाला स्ट्रेन ऑफ वायरस होता है ना, ये पिग्स में ही पाया जाता है, बट ये जूनोटिक ओरिजिन का है, मतलब कि ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। वैसे ये ओरिजिनली कहाँ पर होता है, पिग्स में। ये चीज़ याद रखनी है। एंड इट स्प्रेड्स टू कफिंग, स्नीजिंग और टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेस। अगेन क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट तो हो ही जाएगा ना। मॉर्फोलॉजी अगेन सेम मॉर्फोलॉजी है, उसके जैसे ही स्फेरिकल है, एनवलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सरफेस प्रोटीन्स है। सेम मॉर्फोलॉजी है जैसे हमने पहले इन्फ्लुएंजा में किया। डिसीज कौन सी कॉज कर रहा है, स्वाइन फ्लू वायरस स्वाइन फ्लू ही कॉज कर रहा है, जिसका दूसरा नाम क्या है, H1N1 इन्फ्लुएंजा। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली H1N1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज कर रहा है इसीलिए, एंड इसका दूसरा नाम है पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा। पैथोजेनिसिटी समझो, इसकी पैथोजेनिसिटी भी एक्चुअली सेम इन्फ्लुएंजा वायरस जैसी है। सबसे पहले अगर एक पर्सन को ये वाली वायरल इन्फेक्शन थी, स्वाइन फ्लू था, तो उसने जब कफ या स्नीज किया, दूसरे पर्सन ने भी वो इनहेल कर ली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, तो सबसे पहले किसको अफेक्ट किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जिसमें क्या आएंगे, लंग्स, नोज एंड थ्रोट आएगी उसमें। ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स कौन से आएंगे, अगेन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करा तो वही सिम्टम्स आएंगे, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, सोर थ्रोट, मसल पेन, फीवर एंड डायरिया। इसके बाद जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है स्वाइन फ्लू की, वो क्या है, दो कॉम्प्लिकेशंस है, इधर न्यूमोनिया और सीजर्स। सीजर्स कौन से केस में होते हैं, ये इन्फेंट्स के केस में होता है, क्योंकि इस वायरल इन्फेक्शन के कारण उनमें वायरल इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, इसलिए उनमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन में सीजर्स भी आ सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हमने यहाँ पर देख लिए, यही साइन एंड सिम्टम थे। फिर लैब डायग्नोसिस सेम, RT-PCR, क्योंकि ये भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस थी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया कैसे वर्क करता है, एंड रैपिड इन्फ्लुएंजा एंटीजन टेस्ट। ठीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सेम, एंटीवायरल ड्रग्स है, ओसेल्टामिविर एंड ज़ैनामिविर। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। वैक्सीनेशंस, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड लाइव एटीन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये दो वैक्सीन हैं, इनकी फुल फॉर्म नोट कर लो, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड लाइव एटीन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये दो वैक्सीन लगती है इसके केस में एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर। अदरवाइज सपोर्टिव केयर एंड दीज एंटीवायरल ड्रग्स आर ओनली यूज। ये प्रिवेंशन के पॉइंट है एंड ये ट्रीटमेंट के पॉइंट है सपोर्टिव केयर तक। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं पैरामिक्सो वायरसेस, जिसके अंदर हमने तीन पढ़नी है, मम्प्स वायरस, रूबियोला वायरस एंड रूबेला वायरस। पैरामिक्सो वायरस एक फैमिली है जिसके अंदर ये 3 वायरसेस आती हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मम्प्स वायरस। तो मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसको अफेक्ट करती है, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, हमारी जो सेलिवरी ग्लैंड होती है, कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, ये उसको टारगेट करती है, उसको अफेक्ट करती है, इन्फ्लामेशन कर देती है, जिसके कारण पफी चीक्स लगते हैं जैसे इसके लग रहे हैं। एंड इट्स स्प्रेड थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सलाइवा, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करी है, जो सलाइवा में भी तो वायरल एंटीजेंस होंगे ना, तो सलाइवा के थ्रू। दूसरा, क्योंकि आगे हम पैथोजेनिसिटी में पढ़ेंगे कि कैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करी है, तो इसलिए कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होती है। एंड शेयरिंग यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि उन यूटेंसिल पे भी तो सलाइवा लगा होगा ना, तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। बेसिकली कौन है, सलाइवा एंड कफिंग, स्नीजिंग। अब मॉर्फोलॉजी सेम मॉर्फोलॉजी हमने जब इतनी वायरसेस अब तक पढ़ ली है, वही एनवलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एंड इसका जो एनवलप होता है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। डिसीज कौन सी, जो ये अभी हम वायरस पढ़ रहे हैं, मम्प्स वायरस, ये डिसीज कौन सी कॉज करती है, मम्प्स। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है, उनको स्वेल कर देती है, लीडिंग टू पफी चीक्स एंड इन्फ्लेम्ड जॉ। अब तो बात आती है पैथोजेनिसिटी की। तो सबसे पहले आएगी तो ये रेस्पिरेटरी रूट के ही थ्रू, क्योंकि पहले हमने पढ़ा ना कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू भी फैलती है, वो मैं तुम्हें बाद में पॉइंट समझाती हूँ कि सलाइवा क्यों मैंने वहाँ पर मेंशन किया था।
पहले रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू आई, किसी अफेक्टेड पर्सन ने कफ स्नीज किया, हमने वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिए। अब वो सबसे पहले गए ड्रॉपलेट्स हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहाँ पर जाके उस वायरस ने मल्टीप्लिकेशन की एंड लोकल लिम्फ नोड्स को भी टारगेट किया। जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, उस स्टेज में ना हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, जो जहाँ पर क्या होगा, कफिंग, स्नीजिंग, ड्राई माउथ, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर। दीज आर ऑल फ्लू लाइक सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि अभी वो सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही है। अब क्या होगा, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ना वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चलेगी, ठीक है, ब्लड में चलेगी। जब वायरस ब्लड में जाती है उसको कहते हैं वायरीमिया। ईमिया मतलब ब्लड, वायरस इन ब्लड। तब क्या वो होगा, अब जो ब्लड ने तो हर जगह पे फ्लो करना है, हर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करनी है, तो ना वो पैरोटिड ग्लैंड की तरफ चले जाएगी। ट्रॉपिज्म टुवर्ड्स पैरोटिड ग्लैंड। ट्रॉपिज्म का क्या मतलब होता है, लाइकनेस, कि वायरस को ना पैरोटिड ग्लैंड्स बहुत अच्छी लगती है, तो वो उनको ही टारगेट करती है ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद। तो इट हैव स्पेसिफिक स्पेशल लाइकनेस टुवर्ड्स आर पैरोटिड ग्लैंड्स। वहाँ पर चलेगी, उनकी इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग कराई। फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। देखो अभी ये ब्लड में तो चले ही गई है, पैरोटिड ग्लैंड्स को भी अफेक्ट कर दिया है, इसके बाद भी अगर ये ट्रीट ना हुई तो ये क्या कर सकती है, मेनिंजिस में चले जाएगी, मेनिंजाइटिस कॉज करेगी, एंसेफ्लाइटिस कॉज करेगी, ऑर्काइटिस एंड ऊफराइटिस। इन दोनों का मतलब क्या है, ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स, मतलब मेल्स में, एंड ऊफराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ और वन ओवेरी, ठीक है। दिस इज टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन एंड ओवरीज की इन्फ्लामेशन, दैट इज ऊफराइटिस। दिस इज पैथोजेनिसिटी, जो कि बड़ी सिंपल थी। इसके बाद आए साइन एंड सिम्टम्स, वो मैंने तुम्हें अभी बता दिए। पहली स्टेज में तो फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, फिर अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में इसके रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। लैब डायग्नोसिस, वही लैब डायग्नोसिस है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ही, तो आरटीपीसीआर, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एलाइजा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड रेडियो इम्यूनो असे। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट क्या होता है कि मान लो हमें पता है कि इस सीरम में हमें सस्पेक्टेड है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो मतलब वहाँ पर वायरल एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे अगर हमें लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को मिक्सअप कर देंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर उसमें एंटीजन थे तो जो भी हमने एंटीबॉडी मिक्स किया ना, वो एंटीबॉडी एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब एंटीजन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी। तो अगर हमें ये इफेक्ट विजिबल हुआ तो मतलब कि डायग्नोसिस पॉजिटिव है कि वायरल इन्फेक्शन है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बहुत कॉमन वैक्सीन है जो हमने सुनी है, एमएमआर वैक्सीन, मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन। वो कब देते हैं ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, एट एज ऑफ 15 मंथ्स। एमएमआर वैक्सीन 15 मंथ्स की उम्र में देते हैं। ट्रीटमेंट, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट हम इसमें नहीं देते, ये खुद ही इंप्रूव हो जाती है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो तुमने सभी, मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए ना, सभी वायरस के एंड में तुमने लिखनी है। उसके बाद आती है रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस क्या कॉज करती है, मीजल्स। मीजल्स को रूबियोला भी क्या देते हैं, ठीक है, मीजल्स कॉज करती है। जो रूबियोला वायरस होती है ना, इट इज़ हाईली कंटेजियस, स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, एंड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू अगर स्प्रेड हो रही है तो किसको अफेक्ट करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। बट उसके बाद इसमें भी वायरीमिया हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी में ये चले जाते हैं। प्राइमरी सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन को रूबियोला वायरल इन्फेक्शन हुई है या नहीं। इसमें क्या होता है, ये वाले रेड स्किन रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, इनका नाम हम आगे देखते हैं। रेड स्किन रैशेस इज द प्राइमरी एंड यूनिक फीचर दैट पर्सन इज सफरिंग विद रूबियोला वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, एंड हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलती है। मॉर्फोलॉजी, अगेन ये भी एनवेलप्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, बट इसमें एक चीज़ है कि इसके पास हीम अग्लूटिनेंस प्रेजेंट होते हैं। हीम अग्लूटिनेंस क्या होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स, जो कि हेल्पफुल होते हैं वायरस को एंट्री करवाने के लिए एंड होस्ट सेल्स के साथ बाइंड करवाने के लिए। फिर डिसीज कॉजेज, मीजल्स, जो अभी हम पढ़ रहे हैं रूबियोला वायरस, वो क्या कॉज करती है, मीजल्स ऑल्सो नॉन एज रूबियोला। ये मैंने तुम्हें बता दिया, हाईली कंटेजियस है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी सबसे पहले। एंड इसके केस में रेड रैशेस एंड हाई फीवर होता है। दीज आर द यूनिक एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ रूबियोला वायरस। पैथोजेनिसिटी, तो ये क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है, मैंने बता दिया, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड इनडायरेक्टली थ्रू फिजिकल कंटैक्ट। इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्टली थ्रू फिजिकल कंटैक्ट, अगर कोई ऐसे का सरफेस था जहाँ पर किसी पर्सन ने कफ या स्नीज करके अपने हाथ लगा दिए, फिर दूसरा पर्सन आया, उसने भी उसी सरफेस पे अपने हाथ लगा के नोज वगैरह को टच कर लिया, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगी ना, इसलिए इनडायरेक्टली थ्रू फिजिकल कंटैक्ट ऐसे फैलती है। एंड वहाँ पर जाके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब ये अंदर गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले जाएगी, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगी एंड रीजनल लिम्फ नोड्स में, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रीजनल लिम्फ नोड्स में ये मल्टीप्लाई करेगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के बाद मैंने अभी बताया, फिर ये वायरीमिया कॉज करती है, मतलब ब्लड में चले जाती है। अब दो तरीके का वायरीमिया होगा, सबसे पहले होगा प्राइमरी वायरीमिया। प्राइमरी वायरीमिया में क्या होता है, ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को अफेक्ट करती है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स, जिसमें कौन आते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है, दैट इज रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं। कौन से फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस। तो पहले ये प्राइमरी वायरीमिया जब हुआ, प्राइमरी वायरीमिया का मतलब होता है जब पहली बार वायरस ब्लड में एंटर की,
जब पहली बारी वायरस ब्लड में एंटर की थी तो वो किसको अफेक्ट कर रही है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में को। अब उसको अफेक्ट करने के बाद जब ये दूसरी बारी दोबारा ब्लड में आई तब उसको कहते हैं सेकेंडरी वायरेमिया। अब ये जब दोबारा ब्लड में ये वायरस आ गई तब ये किसको अफेक्ट करेगी, स्किन को, आइस को, यूरिनरी ट्रैक्ट को एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं? जब पहली बारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वायरस ब्लड में आई थी तो उसको कहते हैं प्राइमरी वायरेमिया। तो जब वो पहली बारी आई थी उसने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट किया, मतलब मैक्रोफेजेस को, उनको अफेक्ट करने के बाद जब ये सेकंड टाइम दोबारा से ब्लड में आई तब उसको कहते हैं सेकेंडरी वायरेमिया। सेकंड बार आने के बाद इसने क्या किया, स्किन, आइस, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया। तो इनके रिलेटेड तो अब सिम्टम्स आएंगे। देखो, स्किन को अफेक्ट करिए तो कॉप्लिक स्पॉट्स, जो भी हमने ये रैशेस देखे ना, दीज आर नॉन एज कॉप्लिक स्पॉट्स, जो इसका यूनिक फीचर है। आइस को अफेक्ट करी है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करी थी तो ये सिम्टम्स, कोराइजा, स्नीजिंग, ड्राई कफ, हाई फीवर। कोराइजा क्या होता है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज की इन्फ्लामेशन हो, दैट इज नॉन एज कोराइजा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जब अफेक्ट करेगी तो कोराइजा होगा, स्नीजिंग होगी, ड्राई कफ एंड हाई फीवर होगा। स्किन अफेक्ट करी है तो कॉप्लिक स्पॉट्स, आई अफेक्ट करी है तो कंजक्टिवाइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम्स भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी तो फोटोफोबिया होगा, लाइट से डर लगता है जब। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, अगर अब यहाँ पर ये रुकी नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फर्दर अब ये क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, तो वहाँ पर ये ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकती है, निमोनिया कॉज कर सकती है। फर्दर क्योंकि ये ब्लड में चलेगी थी, अगर ये वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले गई तो एंसेफ्लाइटिस कॉज कर सकती है। अगर ये ब्लड से अब जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकती है तब डायरिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। एयर में चलेगी तो ओटाइटिस मीडिया होगा। ये कब, क्योंकि अब जो वायरस है वो ब्लड में आ गई है, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ये सारे हो सकते हैं। क्लियर है? साइन एंड सिम्टम जो हमने मम्स में हमने पढ़े हैं, लैब डायग्नोसिस, वो यहाँ पर भी सेम लैब डायग्नोसिस है। साइन एंड सिम्टम अभी हमने देख लिया, ये वाले सारे। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, अगेन यहाँ पर भी MMR वैक्सीन एट 15 मंथ्स ऑफ एज, वही क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट्स है, ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन है। विटामिन ए सप्लीमेंट, ये चीज़ याद रखना, मीजल्स के केस में या रूबियोला के केस में हम विटामिन ए सप्लीमेंट्स देते हैं एज अ सपोर्टिव केयर। ठीक है, किसके केस में विटामिन ए सप्लीमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में देते हैं, रूबियोला के केस में, एंड सपोर्टिव केयर। थर्ड इज लास्ट वन, दैट इज रूबेला वायरस। अब सबसे पहले तो तुम्हें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन रूबेला वायरस एंड रूबियोला वायरस। इसको ध्यान से समझना। रूबियोला जो भी हमने पढ़ी है पहले, वो ज़्यादा कंटेजियस थी, मैंने तुम्हें बार बार बताया था, वो ज़्यादा कंटेजियस है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर रही थी, लाइक एंसेफ्लाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, फोटोफोबिया, है ना, वो ज़्यादा कंटेजियस है। बट उसके ही ऑपोजिट जो रूबेला वायरस है ना, वो कम डेंजरस है, माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन कॉज करती है, बट ये डेंजरस है किनके लिए, प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स के केस में। दिस इज द डिफरेंस, ये माइल्डर फॉर्म है एंड सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही डेंजरस है। ठीक है, वो ज़्यादा कंटेजियस थी, इजिली मतलब ट्रांसमिट हो रही थी एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर रही थी। ठीक है, अब रूबेला के दूसरे नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए, इनको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। जर्मन इसलिए क्योंकि सबसे पहले इनको डिस्क्राइब एक जर्मन फिजिशियन ने किया था। एंड 3 डे मीजल्स भी कहते हैं क्योंकि ये 3 दिनों तक इसके सिम्टम्स होते हैं, बाद में ऑटोमेटिक रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए तो ये माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, तो रूबेला को जर्मन मीजल्स एंड 3 डे मीजल्स भी कहते हैं। एंड इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले अफेक्ट करेगी एंड प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि एक तो ये मदर को अफेक्ट कर रही है, दूसरा ये मदर टू बेबी ट्रांसमिट हो जाएगी। डिसीज कॉज की रूबेला वायरस क्या कॉज करेगी, रूबेला विच इज ऑल्सो नॉन एज जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल्स, माइल्ड वायरल इलनेस है। मेन कंसर्न प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्योंकि अनबॉर्न बेबी में ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। अब आती है पैथोजेनिसिटी, क्योंकि इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, तो पैथोजेनिसिटी बहुत सिंपल ही है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू रेस्पिरेटरी रूट में गई, नेजोफेरेंक्स यहाँ वहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई किया, फिर ब्लड में चलेगी, कॉजिंग वायरीमिया, ये वाले सिम्टम्स आएंगे। इसके केस में भी रैशेस होते हैं, हेडेक, बॉडी एक, रनी नोज, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, फीवर एंड इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स। सिमिलर से सिम्टम्स हैं इसके केस में भी, बस ये माइल्डर फॉर्म है। साइन एंड सिम्टम्स सेम जो भी हमने किए वही है, ये वाले। लैब डायग्नोसिस डिफरेंट है, इसके केस में हम क्या करेंगे, IgM एंटीबॉडी टेस्ट एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ तुम याद रखना, रूबेला वायरस के केस में हम IgM एंटीबॉडी टेस्ट एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट अगेन सेम, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एलाइजा टेस्ट, रेडियोम्यूनो अग्लूटिनेशन टेस्ट। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सेम, MMR वैक्सीन अगेन कह रही हूँ, ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, तीनों के लिए काम करेगी। एंड प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अनबॉर्न बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए हम पहले ही फीमेल्स में क्या इंजेक्ट कर लेते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट दिस वायरस।